जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यार से चैनल कॉन्सेप्ट वाला पर। दोस्तों, आज का हमारा क्लास होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी चैप्टर का ये एक सब टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909 को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में समझ लिया था और आज की हमारी क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे होने वाली है। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए हुए हमारे आज के टॉपिक को हम समझना शुरू करते हैं। लेट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक बहुत ही लैंडमार्क एक्ट माना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए थे जिसमें कि भारत की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी उसे चेंज कर दी गई। इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए थे जो फर्स्ट टाइम हुए थे, इससे पहले वो सारे चेंजेस नहीं हुए थे। तो चलिए एक एक करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सारे प्रोविजंस को समझना शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द ग्रेजुअल इंडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया चाहिए था। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए यहाँ पे ये कदम उठाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता था, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मोंटागो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इसीलिए इस एक्ट को मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। फीचर इसके कुछ जान लेते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। तो सबसे पहला फीचर क्या था? इट सेपरेटेड द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट एंड ऑथोराइज्ड बोथ ऑफ देम टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब हमने अभी से पहले तक क्या देखा था कि सेंट्रलाइजेशन हुआ था, पावर को सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जा रहा था। बट यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट थी सब्जेक्ट लॉ बनाने के ऊपर, उन्हें अलग कर दिया गया। मतलब जैसे अभी के समय में भारत में देखते हैं कि सेंटर की अपनी एक लिस्ट है जिसे हम लोग सेंटर वाली लिस्ट है, उसके बाद स्टेट की अपनी लिस्ट है जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, सेंट्रल के लिस्ट को हम लोग फेडरल लिस्ट कहते हैं, और दोनों मिलकर एक साथ किसी के ऊपर अगर लॉ बना सके तो उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो उसकी नींव यहाँ से रखी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो सेपरेटेड पहला फीचर तो यही था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट को ये सेपरेट कर देती है और उन्हें अलाउ करती है कि वो अपने सब्जेक्ट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। मतलब यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल को लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की पावर दे दी जाती है, सब्जेक्ट डिवाइड कर दी जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसे अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही रखा जाता है, उसे अभी फेडरल सिस्टम नहीं बनाया जाता है। मतलब पावर को पूरी तरीके से स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, सिस्टम अभी सेंट्रलाइज्ड ही है। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट बना, अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट है उसे फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट। मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट को भी दो अलग अलग पार्टों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक सब्जेक्ट लिस्ट को हम लोग रिजर्व सब्जेक्ट लिस्ट कहते हैं और दूसरी वाली को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट क्या है। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑन द एड ऑफ द मिनिस्टर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट थी उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किनका था? गवर्नर का था। लेकिन ये गवर्नर काम किससे एडवाइस लेके कर सकते थे? मेंबर्स या मिनिस्टर्स थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ऑन द अदर हैंड जो रिजर्व सब्जेक्ट लिस्ट थी उसे भी एडमिनिस्टर गवर्नर ही करेंगे, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिस्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट लिस्ट, उस लिस्ट के लिए जो गवर्नर थे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वे दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट जो थी वहाँ पे गवर्नर और मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। This dual scheme of governance was known as diarchy. This system was unsuccessful. ये जो डुअल सिस्टम लाया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट और रिजर्व सब्जेक्ट लिस्ट, इस सिस्टम को हम लोग डायआर्की सिस्टम कहते हैं और ये सिस्टम अनसक्सेसफुल रहा, चल नहीं पाया।
For the first time, it introduced direct election and the system of bicameralism in the country. मतलब अभी से पहले तक सिर्फ नॉमिनेशन की प्रोसेस हो रही थी, मतलब जितने भी इंडियन मेंबर्स इस लेजिस्लेटिव काउंसिल या वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा रहे थे वो नॉमिनेट होके जा रहे थे, या तो उन्हें वाइस रॉय नॉमिनेट कर रहे थे या तो उन्हें गवर्नर ऑफ प्रोविंस नॉमिनेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आ जाता है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे बाई कैमरलिज्म में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, जो अभी के समय में हम देखते हैं कि हमारा राज्यसभा और लोकसभा है बाई कैमरलिज्म, उसकी नींव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रखी जाती है और डायरेक्ट इलेक्शन वो भी इसी एक्ट से शुरू कर दी जाती है। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रीप्लेस्ड। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी से पहले तक हुआ करती थी, वाइस रॉय की 2 काउंसिल हुआ करती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसे रिप्लेस कर दिया गया बाय अपर हाउस, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स टू बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इन दोनों हाउसेज में जो मेजॉरिटी मेंबर्स आते थे उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता था, नॉमिनेट नहीं किया जाने लगा। अब यहाँ से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, अब वो इलेक्ट होके आते थे। लोग जो वहाँ पे थे, लोकल नेटिव्स वहाँ के हुआ करते थे, वो उन्हें वोट दे के मेंबर या मिनिस्टर बनाते थे और बाकी जो बचे थे वो राजा नॉमिनेट होके आ जाया करते थे, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। ये तो सारा जो भी ब्रिटिश अपने अंडर में टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखी थी उनके ऊपर ये सारा कुछ सिस्टम लागू होता है, लॉ लागू होता है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके ऊपर ये सारा लॉ लागू नहीं होता था। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वाइस रॉय की, उसमें टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन इस प्रोविज़न में ये लाया गया कि आउट ऑफ द 6 मेंबर्स अब 3 इंडियंस होंगे, ये कंपलसरी है। लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो भी कमांडर इन चीफ होगा वो ब्रिटिश का ही होगा, ब्रिटिशर्स ही होगा, बाकी उसे छोड़ के 3 इंडियंस होने चाहिए। इट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था मॉडल मिंटो रिफॉर्म में, जो कि मिंटो को लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। उसने सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया था, लीगलाइज किया था कम्युनलिज्म को। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को और फर्दर एक्सटेंड कर दी जाती है और सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी जाती है। मतलब अब जितने भी ये डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, ये अगर मिनिस्टर बनते हैं, मेंबर बनते हैं, तो इन्हें वोट सिर्फ इनके कम्युनिटी के मेंबर्स ही दे सकते हैं और दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स वाले और दूसरे कम्युनिटी के लोग जो कि वहाँ रहते हैं वो इन्हें वोट नहीं दे सकते हैं। दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट। फ्रेंचाइज और राइट टू वोट वॉज प्रोवाइडेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। मतलब ये जो फ्रेंचाइज और राइट टू वोट वाला सिस्टम लाया गया, डायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम लाया गया, लेकिन इसमें जैसे हम आज के समय में हर कोई वोट देता है, ये उस वक्त नहीं था। उस वक्त सिर्फ कुछ ही लोग वोट दे सकते थे और वो कुछ लोग कौन थे? जो अच्छा खासा प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, जो एक अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड रखते थे, एजुकेशनल बैकग्राउंड, पढ़े लिखे जो लोग थे। तो बस इन्हीं 3 कैटेगरी के लोग सिर्फ वोट दे सकते थे और डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। अभी से पहले तक हम देखते थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करती थी, अब उसके साथ साथ एक न्यू ऑफिस बना दिया जाता है जिसे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहा जाता है, जो कि लंदन में ही पोस्ट होता है, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर शासन को और अच्छे से चला सके और अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके। उनकी कन्वीनियंस के लिए ये सारा ऑफिस लाया जा रहा है, पोस्ट बनाया जा रहा है, ताकि अच्छे तरीके से स्मूथली वो अपने काम को भारत से निकाल सकें। फॉर द सेक ऑफ इंडियंस ये सारा कुछ नहीं लाया जा रहा है, for sake of them these all acts are passed. Now it established a public service commission and hence a central public service commission was set up in the year 1926. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी और इस प्रोविज़न के तहत ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में पहली बार भारत में इस्टेब्लिश कर दी जाती है, जो कि जिनका कि बेसिक काम ये होता है कि सिविल सर्वेंट्स को इन्हें अपॉइंट करना है, नियुक्त करना है। इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट। तो जो भी अभी से पहले तक जितने भी बजट आती थी वो सेंट्रल
ही सेंट्रल जो काउंसिल थी वाइसरॉय की, वो बजट लाती थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो पूरे भारत के लिए बजट को पास करती थी और जितने भी प्रोविंस थे उन्हें उस बजट को मानना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये देखा गया कि प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया। जैसे अभी के समय में सेंट्रल का अलग बजट आता है, स्टेट का अपना अलग खुद का बजट आता है, वो सिस्टम की नींव यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रखी गई। It provided for the appointment of statutory commission after every 10 years of the act passed to look into and inquire into the act. तो इस एक्ट का सबसे लास्ट प्रोविज़न ये होता है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात की गई। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई तो इसके ठीक 10 साल बाद एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि स्टैट्यूटरी होगी, और उस कमीशन का काम ये होगा कि पिछले 10 सालों में इस एक्ट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके प्रोज और कॉन्स को देखते हुए आगे किस तरीके का एक्ट लाना है ब्रिटिशर्स को, वो डिसाइड करेगी, वो बताएगी। सो मेन फंक्शन स्टैट्यूटरी कमीशन को लाने का यही था। और इस बात को किस में कही गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी प्रोविज़न को मानते हुए 1929 में स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की बात थी, लेकिन उससे 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को बना दिया जाता है और उसे ये काम सौंपा जाता है कि वो पिछले इतने सालों में 1919 के बाद इस एक्ट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, उसे देखे, रिपोर्ट तैयार करे, ताकि आगे ब्रिटिशर्स एक नई एक्ट ला सके, भारत को चलाने के लिए नए प्रोविजंस ला सके। साइमन कमीशन का भारत में बहुत ही ज़्यादा अपोज करते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें एक भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी वजह से सारे इंडियंस नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और साइमन कमीशन का काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जाता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल रीड अबाउट साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड। हमारे आज की क्लास को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक ही रखते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न्स है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट आए थे, उन सभी पॉइंट को हमने एक एक करके काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अगली क्लास में हम साइमन कमीशन को और कम्युनल अवार्ड को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और हमारी आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।